फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम अब बहुत ही कम दिन बच गया है, यानी कि बस आज का ये आपका लास्ट है। आप आज जो पढ़ोगे वही कल के आपके एग्ज़ाम में आने वाले होंगे। कल हो सके तो आप लोग इस वक्त पेपर के लिए निकल भी जाओगे। तो आज मैं लास्ट बस मॉक टेस्ट करवा रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ का रिवीजन हो जाएगा। ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए पेशेंस बना कर रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और अगर पुराने हैं तो हमें लाइक करें। तो चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश से आपके कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश से टोटल यहाँ पे 15 नंबर इस सेट में पूछे गए हैं। तो इंग्लिश का है। वैसे तो यहाँ पे मैं पैसेज की कितनी सारी वीडियो करवा चुकी हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैसेज है। आपने बहुत लोगों ने जो मेरे ग्रुप में जुड़े होंगे तो वो इस क्वेश्चन को कर भी चुके होंगे। तो ये पैसेज है। यहाँ पे अगर आप पैसेज को सॉल्व करना चाहते हो तो फिर से दोबारा पैसेज को सॉल्व करते, क्योंकि यहाँ पे अब उतना भी समय नहीं कि मैं पैसेज पढ़ कर आपको समझाऊँ अब, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो मैं आपको छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ। तो ये 5 नंबर तो आपके पैसेज से थे। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं कि अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। 6 नंबर से मैं आपको करवा रही हूँ। 6 नंबर से देखिए, ए रिटेन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। मतलब क्या होता है कि एक रिटेन स्टेटमेंट दिया जाता है जो किसी कैरेक्टर कि आपका कैरेक्टर कैसा है। जैसे कि आप 10th हो 12th में जाते हैं ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाने, कि आपका कैरेक्टर है कैसा, आप बदमाश हो या बहुत ही ज़्यादा बदतमीज हो या बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। तो इस टाइप के जो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उसी को हम कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसको क्या कहते हैं, यानी कि मैंने करवाया हुआ है कि बहुत सारे वर्डों के लिए एक वर्ड होता है। तो क्या कहते हैं? टेस्टिमोनियल, मेमोरेंडम, सर्टिफिकेट, लाइसेंस। क्या कहते हैं बताइए। तो चलिए, यहाँ पे इसका आंसर होगा मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब होता है आपका जो पूरा विवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? मेमोरेंडम कहते हैं। सर्टिफिकेट, जो आप किसी चीज़ से पास कर जाते हैं उसको सर्टिफिकेट कहते हैं। लाइसेंस किसे कहते हैं? तो लाइसेंस उसे कहते हैं जब हम बाइक वगैरह चलाने के लिए जाते हैं, कार चलाने के लिए, उसमें हमको लाइसेंस प्राप्त होता है, उसे हम लाइसेंस कहते हैं कि इस व्यक्ति को लाइसेंस। यानी कि हर किसी चीज़ के लिए, अगर कंपनी में है तो मेमोरेंडम देगा, अगर आप स्कूल में है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा, अगर आप पास कर गए तो सर्टिफिकेट देगा। तो हर चीज़ के लिए एक अलग अलग होता है। गाड़ी चलाना सीख लिए तो मेमोरेंडम देगा, और टेस्टिमोनियल मतलब किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करना होता है। चलिए, तो 7 नंबर में आते हैं। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक इज कॉल्ड। जो कभी मिस्टेक नहीं करता उसे क्या कहते हैं? चलिए, तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर होगा इनफैलिबल। क्या कहते हैं? तो उसे इनफैलिबल कहते हैं। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट और हाइपोक्रेटिक मतलब क्या होता है? आप मुझे कमेंट में करोगे, आपके लिए होमवर्क है। ये तीनों वर्ड का होमवर्क आप मेरे कमेंट में करोगे ताकि बहुत लोग भी देख सके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताइए सही कौन सा है, यानी कि वैक्यूम का स्पेलिंग 8वें नंबर में सही कौन सा है? चलिए, तो 8वें नंबर में कौन सा सही है? तो 8वां वैक्यूम का स्पेलिंग होता है VACWM, वैक्यूम होता है। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर होता है। तो VACCUM। एकोमोडेशन में कौन सा स्पेलिंग सही है बताइए। देखिए, आपको यही छोटी छोटी गलती आपको एग्जाम में हो सके तो नंबर कटवा देगी। नेगेटिव तो नहीं है, आप लोग इस भवन में सारा का सारा तो मारोगे, लेकिन ये नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। यानी कि नेगेटिव आपका जाएगा तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो एकोमोडेशन का यहाँ पे ACCOMMODATION एकोमोडेशन होता है। चलिए, आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी है एजुकेशनल आर के पॉइंट, वहाँ से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ से आप मुझे पर्सनली, मैं आपके आंसर का, आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे मैं आपको, कमेंट में आंसर निकला है, डायरेक्ट चैटिंग पे जाना है और वहाँ पे मुझे आप कर सकते हैं जो भी आपको डाउट हो। चलिए, यहाँ पे देखते हैं, एरर खोजते हैं। कौन सा इसमें एरर है? नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंट एज ऑफ द एनर्जी क्राइसिस। इसमें कौन सा सही गलत है? चलिए, तो इसका आंसर है यहाँ पे डी, यानी कि इसमें कोई भी गलत नहीं है। नो एरर इसका आंसर है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, सारा का सारा आंसर सही है। चलिए, लास्ट ईयर सी वाज मैरिड विथ ए बिजनेसमैन इन ऑस्ट्रेलिया। नो एरर, कौन सा इसमें गलत है? चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें, अच्छा मैंने आपको एक पढ़ाया होगा कि मैरिड के साथ विथ नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैरिड के साथ विथ नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे क्या है? बी आंसर आपका गलत है।
चलिए ये बताइए पॉसिटी, इसमें साइनोनिम्स ढूंढना है। चलिए तो पॉसिटी मतलब होता है जो मतलब प्रचुर मात्रा में, जो इधर क्या हो जाएगा शॉर्टफॉल, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। एवर्ट, चलिए एवॉइड मतलब होता है टालना, यानी किसी भी काम को अगर आप टाल रहे हो तो उसे कहते हैं, तो क्या होता है एवॉइड। एवॉइड मतलब किसी भी चीज को आप इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड करो। ओबे मतलब आज्ञा पालन करना होता है। एक्सक्यूज तो आप जानते हैं किसी चीज से पूछने के लिए। हाइड मतलब क्या होता है छिपाना होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो गया अवॉइड। इसी तरीके से सिंपल सिंपल आएंगे, उतने भी हार्ड नहीं आते हैं आपके एग्जाम में। चलिए तो अब यहाँ पे देखते हैं। चलिए 14 नंबर बताइए। I said to my sister, I brought you a doll yesterday. चलिए तो यहाँ पे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। तो आई सेड है तो यहाँ पे आई टोल्ड तो होगा ही, तो आई टोल्ड सारे में है। फिर यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन किस में है, ब्राउट योर डॉल यस्टरडे, यानी कि पिछला, यानी कि पास्ट टेंस का बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। तो यहाँ पे हैड किस में, पहले वाले में तो हैड नहीं, पहला वाला तो ऐसे ही आउट हो गया। सी और बी और सी में है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, और यस्टरडे के लिए हम प्रीवियस डे लगाते हैं। कभी भी अगर आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा तो यस्टरडे आएगा, तो आप यस्टरडे एज इट इज नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, प्रीवियस डे। तो यहाँ पे बी नंबर में देखिए प्रीवियस डे है। आई टोल्ड माई सिस्टर आई हैड ब्राउट हर ए डॉल द प्रीवियस डे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज को भूलिएगा नहीं, यस्टरडे वगैरह रहे तो हमेशा प्रीवियस डे लगाते हैं, कभी भी यस्टरडे नहीं लिखते हैं। माई कैप्टन सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड नाउ। चलिए यहाँ पे अगर किसी भी चीज को देखिए, अगर क्वेश्चन पूछना रहता है तो हम क्वेश्चनिंग लगाते हैं। अगर किसी चीज को ऑर्डर देना रहता है तो हम क्या लगाते हैं, ऑर्डर। यहाँ पे क्या कर रहा है, द कैप्टन सेड द आर्मी मार्च फॉरवर्ड, यानी कि आर्मी को क्या कर रहा है, मार्च फॉरवर्ड करने के लिए कह रहा है। मार्च आप जानते हैं उन लोगों के लिए, वो जो सेना कूद दौड़ कूद होता है उनको कहते हैं। तो यहाँ पे ये ऑर्डर दे रहा है, तो इसमें क्या होना चाहिए, ऑर्डर्ड होना चाहिए। सेड का यूज नहीं करेंगे, मतलब डोंट यूज सेड। तो यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, तो द कैप्टन ऑर्डर्ड द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड देम, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। आपको मैं 2 छोटे छोटे रूल बताई हूँ, तो उस रूल को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, और आपके एग्जाम में इसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं। और थोड़ा बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप लोग पढ़ लीजिए, किसी भी ग्रामर के बुक में होगा, छोटे छोटे कुछ रूल्स होंगे, उसको पढ़ लीजिए, ताकि आपको कल एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लेखिका का कौन सा ख्याल परेशान करता है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी भी इंग्लिश हो या हिंदी हो, पैसेज को करने के लिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लेखिका को कौन सा ख्याल परेशान करता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जिन्होंने भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की, चाहे वो माता पिता हो या उनके खाते में सफलता के साथ साथ असफलता निराशा भी दर्ज होती है। ऐसा एक सवाल उठता है कि आखिर इतना मुश्किल क्यों है पढ़ना। यह एक मुख्य समस्या है कि इनको पढ़ाने में विश्वास है, क्षमताओं को योग्यता काफी कम होता है। यूं ही नहीं कह रही, बल्कि एक अभिभावक और शिक्षक प्रशिक्षक होने के आधार पर मैं कह रही हूँ। कौन बोलती है, तो लेखिका बोलती है। तो यहाँ पे देखिए यहीं से आंसर पता चल गया। तो यहाँ पे जो हमें पढ़ाने आ रहे हैं, कहीं बच्चे उनके विषय में पहले से तो नहीं जानते, यही ख्याल क्या है, ये लेखिका को परेशान करता है। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने दिया है कि भाई जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि हम आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी, हो सके आपको पहले से आता हो, ठीक है। हिंदी के तो पैसेज कर सकते हैं आप लोग, मैं हिंदी के कुछ ग्रामर करवा देती हूँ। देखिए पैसेज इसी टाइप्स के आएंगे, ये नहीं है कि हाँ आएंगे। तो पहले आप क्वेश्चन रीड करेंगे, देन आप पैसेज को सॉल्व करेंगे। पहले सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफलाइन एग्जाम है, कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। तो पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन रीड करोगे, देन पैसेज पढ़ोगे, हिंदी हो या इंग्लिश हो, क्योंकि हिंदी के पैसा। और हिंदी में कोशिश करना कि अगर मेरे 15 नंबर हैं तो 15 के 15 आए, गलत ना हो, क्योंकि आप हिंदी भाषी हो। और इंग्लिश वाले अपने इंग्लिश में कोशिश करना कि मेरे 15 हैं तो 15 आए एटलीस्ट। तो चलिए आप लोग पैसेज तो आप कर लोगे, मैं नेक्स्ट करवा देती हूँ आपको। चलिए हम इसे जानने में उन्हें मजा आएगा। वाक्य कालों में सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए है। मैंने एक करवाया था हिंदी क्लास, उसमें मैंने सर्वनाम
समास वगैरह सब कुछ बताया था उसी वीडियो में। कि आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस जाकर देख लेना, 2-3 दिन पहले ही मैंने हिंदी का टेस्ट करके एक वीडियो करवाया था। चलिए 22 का हम आंसर जानते हैं। इसे जानने में उन्हें मजा आएगा। वाक्य कालों में सर्वनाम प्रयोग किनके लिए हुआ है? तो यह प्रयोग आपको हुआ है जानकारी के लिए, वो भी किसके लिए? बच्चों के लिए। यहाँ पे ये सर्वनाम है तो बच्चों के लिए। स्वच्छ, उचित विकल्प ढूंढना है। स्वच्छ, स्वच्छ का क्या होगा बताइए? चलिए स्वच्छ का होता है निर्मल, यानी कि साइनो ढूंढना है इंग्लिश में। देखिए आपको एंटो भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि साइनो ही हर बार पूछे। ग्रीष्म, ग्रीष्म मतलब क्या होता है? गर्मी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अविश्वास। इसमें देखिए एंटो ढूंढना है, यानी कि विलोम शब्द ढूंढना है। अविश्वास का क्या होगा? चलिए बताइए कि आप लोग कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो अविश्वास का क्या होता है? यहाँ पे विश्वास होगा। उदय का क्या होगा? ये डायरेक्ट आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है, तो क्या होगा? उदय का अस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। मैंने 1 रुपए का सामान खरीदा। यहाँ पे तो इन लोगों ने किया हुआ है। इसमें कौन से वाक्य सही है? ठीक है, इसको ये बनाना है। 27 का बताइए। तो जाहिर सी बात है कि पहले मैंने 1 रुपए का सामान खरीदा है, मैंने 2 रुपए का सामान खरीदा, इसी तरीके से तो बोलते हैं। तो सॉरी फॉर इंटरप्टेड। तो यहाँ पे मैंने 1 रुपए का सामान खरीदा, मैं 1 रुपए का सामान खरीदा, मैं बिल्कुल नहीं, मुझे 1 रुपए का सामान खरीदा बिल्कुल सही नहीं है। मैं 1 रुपए का सामान खरीदी, ये भी सही नहीं है। चलिए 28 नंबर बताइए कि 28 नंबर में कौन सा सही है? तो उसे कॉफी बनाना नहीं आता, आपको फर्स्ट नंबर यानी कि ए नंबर ही दिख रहा है कि ये आंसर सही है। बस दिल थाम के बैठिए, मैं आपको एक ही क्वेश्चन आज करवाऊंगी। 29 का देखिए, 29 का। इसमें मुहावरा है, उसका क्या है? अर्थ बताना है। पांव उखड़ जाना, क्या होगा आंसर? तो स्थिर न रह पाना होगा, यानी किसी भी चीज से आपका मन अगर नहीं लगता है तो उसे कहते हैं पांव उखड़ जाना। उड़ती चिड़िया पहचानना, कहते हैं ना उड़ती चिड़िया की पर भी मैं काट सकती हूँ, तो सेम एज इट इज उसी तरीके से है। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा चालाकी से जान लेना, यानी कि उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब चालाकी से आप किसी बात को जान लेते हैं। चलिए अब रीजनिंग में आते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं, बहुत ईजी। 6 से पहले तो देखते हैं, छोटा छोटा को लेते हैं। 6 + 2 कितना होता है? 8 होता है। और ये बीच में कितने का स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। तो जाहिर सी बात है कि 2 2 का चल रहा है, तो 2 का क्या हो जाएगा? 10। 10 का कितना स्क्वायर होता है? तो 100 होता है। यहाँ पे आंसर क्या हो गया? 100 हो गया। चलिए बहुत ही ईजी है, आप लोग को जितना मैं समझा रही हूँ उतना बस कीजिए। चलिए 32 नंबर देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है? 11 है। 11 से क्या है? 33। यहाँ पे देखिए इसको बनाते कैसे हैं। अगर आपको नहीं आता है तो हम बताते हैं कि आप इसको बनाइएगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं क्यों दिया है ऐसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 3 × 3 क्या होता है? 9 होता है। तो 1 × 1 क्या हो गया? 1 × 1 तो क्या हो गया? 1। यहाँ पे 32 का ए आंसर है। चलिए यहाँ पे सिंह दहाड़ता है तो मेढक क्या करता है? फटाफट बनाइए आप लोग। चलिए तो मेढक क्या करती है? कुड़कुड़ाती है। ठीक है, वैसे तो मेढक मुझे टर्टर करती है आंसर, टर्टर करती है आंसर। यहाँ पे इन्होंने आंसर गलती दिया हुआ है। 33 का आंसर क्या होगा? तो टर्टर करती है। चलिए फूल तितली, तो गंदगी क्या? फूल जो है सो तितली पर फूल रहती है, तो गंदगी में कौन सा रहता है? बताइए क्या रहता है? मक्खी, चूहा, मच्छर, चमगादड़। तो चलिए यहाँ पे आंसर होगा मच्छर। गंदगी में कौन से रहते हैं? मच्छर बाबू रहते हैं। ठीक है, और मक्खियां भी रहती हैं। तो दोनों में क्या आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से? क्या आंसर? आप तो मच्छर मारते हैं, बट मच्छर नहीं होगा, मक्खी होगा, क्योंकि गंदगी में मक्खी ही रहती है। चलिए फटाफट इसका बनाइए 35 का।
चलिए आपके टाइम खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए बीच का 2 शब्द लिया है यानी कि एम ए, फिर लास्ट और फर्स्ट लिए हैं, फर्स्ट और लास्ट लिए तो टी और ई। तो सेम उसी तरीके से ई और ए, फिर क्या है फर्स्ट और लास्ट टी और ई। तो क्या आंसर हो जाएगा ई ए। यहाँ पे देखिए ई ए बीच के 2 वर्ड लिए हैं, ठीक है, एम ए सॉरी, यहाँ पे आंसर बीच के 2 वर्ड तो ए और ई, फिर लास्ट और फर्स्ट और लास्ट ई ए टी एम। तो ए ई टी एम कौन सा है, ये वाला आंसर यानी कि 35 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से छोटी छोटी गलती से आप एग्जाम में बचोगे, देन तभी आपका समय क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताइए, चलिए इसका आंसर बताते हैं क्या हो जाएगा। यू एक्स हो गया है, यू और एक्स, टी डब्ल्यू, एच टी यू भी। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे यू एक्स है तो यहाँ पे भी कुछ भी तो ऐसा देखेंगे तो एम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जे के एल, आई जे के एल क्या होना चाहिए 36 का बताइए। तो यहाँ पे देखिए ऐसे होता है, आई के बाद जे हो गया, एच के बाद एच आई जे के हो गया, जी के एल हो गया। तो यहाँ पे जी आंसर यानी कि 36 का ए आंसर होगा। 37 बताइए। चलिए 37 में क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि और सब में आप देख रहे हैं किसी में वॉवेल है लेकिन इसमें वॉवेल है, इसलिए 37 का आंसर सी हो जाएगा। कुछ कुछ कभी कभी आपको ऐसे भी मिलेंगे। 38 का बताइए आंसर। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा गलत है, सारे के सारे 3 से कट रहे हैं, बट ये है 7 8 5 क्या है 3 से नहीं डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए 39 बताइए। देखिए आपको कितने मिनट में, यानी कि आपको 1 घंटे के अगर टाइम मिलता है, 2 घंटे का सारा टाइम मिलते हैं, तो छोड़िए 1 घंटे में ही कैसे ये पेपर सॉल्व हो जाते हैं, यानी कि आप भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट। ठीक है, अपने अंदर जज्बात लाइए। तो 39 का यहाँ पे क्या होगा सप्ताह, क्योंकि बाकी सब हिंदी महीने का है और ये सप्ताह क्या है इंग्लिश मीडियम से है। चलिए यहाँ पे देखिए गलत संख्या बताइए। यहाँ पे तो गलत संख्या आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो 40 का 8, बाकी सब 5 से कट रहे हैं, बट ये क्या है 5 से कट रहे हैं, बट ये 5 का गुणज नहीं है। चलिए कुछ और अलग अलग रीजनिंग है बताइए। 41, चलिए यहाँ पे 41 का देखते हैं, यहाँ पे सी आंसर होगा। कैसे आंसर सी होगा, देखिए 5 5 6 6 7, फिर 8 9 9 से 10, और फिर यहाँ से 7 7 से क्या हो जाएगा 8, यानी कि ये वाले आंसर हो गई। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए H यहाँ से पकड़िए, FGH यानी कि 3 का अंतर है, IJKL तो 3 का अंतर है, MNO यहाँ भी 3 का अंतर है, तो S के बाद क्या आ जाएगा TU भी, यानी कि 3 के अंतर पर भी आता है। 3 औरतें एक साथ जा रही थी, उनमें से 2 माता थी, 2 पुत्री थी, सबसे बड़ी तथा छोटी से किस प्रकार संबंधित थे। यानी कि देखिए 2 माता थी, यानी कि आपकी नानी और आपकी मम्मी, 2 माता हो गई, और 2 पुत्री थी, यानी कि मामी की बेटी, नानी की बेटी कौन, आपकी मम्मी, और आप कौन, तो आपकी मम्मी की बेटी। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि सबसे बड़ी सबसे छोटी से किस प्रकार संबंधित है, ये तो बहुत ज्यादा इजी सवाल है, यानी कि हमारी नानी होगी आंसर। तो समझ गए, क्योंकि दादी को अगर आप लोगे तो दादी बहू होती है, आपकी मम्मी क्या हो गई, बहू हो गई, आपकी नहीं हुई, दादी मम्मी की नहीं हुई, माँ। चलिए यहाँ पे आंसर देखिए 44 का, एक कक्षा में ऊषा का स्थान ऊपर से 5वां है। सॉरी मैं आप यहाँ पे बना दूं क्वेश्चन, ऊपर से क्या है 5वां है, अरुण का स्थान नीचे से क्या है 9वां है। यदि उन दोनों के स्थानों की अदला बदली कर दी जाए तो अरुण का नीचे से क्या है 27वां हो जाती है, नीचे से अदला बदली हो गया तो अरुणा का नीचे से स्थान क्या हो जाएगा 27। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, चलिए फटाफट बनाइए।
चलिए यहाँ पे देखते हैं, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए, अदला बदली कर लेते हैं, यानी कि नीचे से ये रहे ऊपर से ये रहे, तो ऊपर से 5 है नीचे से 9 है, तो अदला बदली कर ली। तो अदला बदली कर ली तो 4 ही का तो अंतर है, ऊपर से चला गया तो नीचे से चला गया, तो कुछ नहीं करते हैं। टोटल बच्चे यानी कि नीचे से पहले नीचे से स्थान देखते हैं कितना है। 1 मिनट यहाँ मैं साफ करके आपको बता दूं, अरुणा का नीचे से स्थान 27वां है और बाकी कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 5 - 9 यानी क्या हो गया 4 हो गया। अब इसमें प्लस करेंगे तो टोटल बच्चे मेरे निकल जाएंगे 27 + 4 कितने हो जाएगा 31। और क्या है, अरुणा को ही तो 2 बार किया गया है ना, क्योंकि अरुणा का प्लेस दिया गया, यानी कि अरुणा तो है एक ही, तो एक इसमें से 1 माइनस कर देंगे। या डायरेक्ट अगर आपसे पूछा है कि अरुणा का स्थान, लेकिन यहाँ पे कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं सो आपसे पूछा जा रहा है। अगर अरुणा का स्थान पूछता तो आप 30 मारते, यहाँ पे पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट 31 हो गया। बहुत ईजी है, मैं फिर से एक बार बता दूं, अरुणा का नीचे से स्थान कितना है 27, ऊपर नीचे दोनों अदला बदली किया है तो टोटल कितने हो गए 9 - 4 इक्वल टू क्या हो गया 4, और इसमें +4 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 31। चलिए ये वाली क्वेश्चन बताइए। चलिए मैं ही बताती हूँ। लता पूर्व की ओर क्या करती है 30 मीटर चलती है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ती है तो बाएं ऊपर की ओर जाएगी 5 मीटर है। फिर वह दाएं मुड़ती है तो दाएं क्या है 10 मीटर जाती है। और फिर वह दाएं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। तो लता अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, फटाफट बताइए। चलिए तो ये लता अपने प्रारंभिक, लता को यहाँ पे आने के लिए कितना है 10, यहाँ पे तो आने के लिए 10 का करना पड़ेगा, और इधर तो ऑलरेडी 30 तक है, तो 30 10 कितने हो गए 30 + 10 यानी कि 40, आंसर होगा 40 मीटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, फटाफट करेंगे। सभी ताले चाबी हैं, कोई चाबी चम्मच नहीं। यहाँ पे देखिए सभी ताले चाबी हैं, चाबी कोई चाबी चम्मच नहीं है, CH कोई ताला चम्मच नहीं है, जाहिर सी बात है कांड से का रिलेशन है। कोई चम्मच ताला नहीं है, कोई चम्मच क्या है ताला नहीं है, तो क्या चम्मच और ताला में कुछ रिलेशन है? यहाँ पे इन दोनों रिलेशन, जब भी कुछ नहीं कहा जाए तो दोनों रिलेशन क्या हो जाते हैं आपके, दोनों रिलेशन हमारे गलत हो जाते हैं। यानी कि देखिए कभी भी अगर मैं आपको एक कोई ताल, देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार फिर से आपको समझा दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सभी ताले चाबी हैं, कोई चाबी चम्मच नहीं है, कोई ताला चम्मच नहीं है, कोई ताला और चम्मच में क्या है, यहाँ पे कोई रिलेशन इन्होंने कह रहा है तो हम क्या कर देंगे आउट। और कोई चाबी चम्मच नहीं है, क्या इस चाबी और चम्मच में कोई रिलेशन बता रहा है? कोई चाबी क्या है चम्मच है, कोई रिलेशन तो हमारा नहीं बता रहा है, क्योंकि वो ताला से रिलेशन था। चम्मच ताला नहीं है, तो यहाँ पे हम आंसर में क्या हो जाएगा, डी का आंसर ना तो 1 नहीं तो 2। यहाँ पे देखिए, चलिए बताइए, खाद तेल मूंगफली नारियल तेल, तो यहाँ पे देखिए तेल में ही तो दोनों तेल आता है, तेल में ही तो मूंगफली और नारियल तो दोनों आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों में है। इन तीनों को अगर डिनोट करता तो तीनों अलग अलग चीज होते, अगर इन दोनों को तो 1-2 चीज होते और एक अलग होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति वाला बताइए। चलिए तो यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे सी आंसर है, एक इस साइड और एक इस साइड, तो इसी में है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे जनरल नॉलेज। प्रतिवर्ती क्रिया केंद्र क्या है? तो प्रतिवर्ती क्रिया केंद्र एक स्पाइनल कॉर्ड को हम कहते हैं। विटामिन के की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन के की कमी के कारण शल्य क्रिया, रक्त स्राव होता है, बस इतना याद रखिए, इतना हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटरों में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कंप्यूटरों में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो प्रोग्राम से है। बाइनरी 11 + 1 क्या होता है? चलिए यहाँ पे देखते हैं, बाइनरी द्विआधारी प्रणाली में 12 का क्या होता है? चलिए बताइए मुझे।
आपको क्या बाइनरी डिजिट निकालने आता है 2 4 6 8 कर कर? चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कि इसका होता क्या है। तो यहाँ पे होगा डी। क्यों डी होगा? आपको तो आना चाहिए वैसे। 2 4 6 8 10 12 आपने सुना होगा, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से ये होगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वो क्या होता है? तो 60 का सी, वो भीतर की ओर क्या होता है? झुक जाता है कोई साइकिल सवार। द्रव्यमान एम में 36 मीटर स्केल इसके 2 सिरों पर बंधी 2 ऊर्ध्वाधर डोरियों से लटकाया था। द्रव्यमान 2 में एम पिंड का माल 75 सेंटीमीटर रखा है, तो डोरियों के तनाव का अनुपात क्या होगा? तो डोरियों के तनाव का 1:2 होता है। चलिए ये तो आप बना भी लोगे जीके, तो मैं आपको जल्दी से क्या करा देती हूँ, फटाफट टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन करा देती हूँ, क्योंकि जीके अब करवाने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का व्यवहारिक अधिगमन क्या अर्थ क्या होता है। क्या मैंने ये नहीं करवाया था क्वेश्चन? आप लोग बोलते हो कि वो जो क्वेश्चन हो रहा है वो नहीं आता है, तो क्या यही तो देखिए आपके पूरे के पूरे मॉक टेस्ट में दिया हुआ है, मैंने ये क्वेश्चन करवा रखी हूँ मैं। दैट इज व्यवहारिक अधिगमन का अर्थ क्या होता है? तो व्यवहारिक अंदर करके किसी काम को करके सीखना होता है। बालक की क्रियाशीलता के सिद्धांत पर बल किसने दिया था? तो बालक की क्रियाशीलता के सिद्धांत पर कॉमेथेनियस नीथस ने दिया था, ठीक है। क्रियात्मक विधि का रूप क्या है? तो क्रियात्मक विधि का रूप होता है मानचित्र भरना, रेखाचित्र बनाना, मॉडल बनाना, ये सब भी होते हैं। बालक को बुद्धिमान और तर्कपूर्ण बनाने के लिए उसे हष्ट पुष्ट और स्वस्थ बनाया जाए, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा रूसो ने कहा था। किसने कहा था? तो ऐसा रूसो ने कहा था। NCF 2005 के अनुसार शिक्षा, शिक्षण एवं अधिगमन की धुरी क्या है? तो सी बालक है। शिक्षक को अपने कार्य एवं सरल प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग करता है मशीनों द्वारा, शिक्षण व्यूह की रचना द्वारा, शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा, शैक्षिक एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा। तो किस द्वारा करता है? तो यहाँ पे शैक्षिक एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा करता है। किसी पाठ के वास्तविक शिक्षण से पूर्व निष्पादित की जाने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अरे आप किसी भी चीज, कल एग्जाम है ना, तो कल के लिए जब तैयारी करोगे तो वो क्या कहलाती है? तो तैयारी से संबंधित क्रिया है। आप कल जाओगे, आप घड़ी पहन के नहीं जाओगे। महिलाएं जो है सो शायद चूड़ी भी निकलवा दिया जाता है, जरूरी नहीं ऐसा हर कॉलेज में, लेकिन किसी किसी कॉलेज में चूड़ी भी निकलवा दिया जाता है। ईयरिंग में नहीं, लड़के हैं तो उन्हें बेल्ट निकलवा दिया जाता है, जूता निकलवा दिया जाता है। तो ये क्रिया आपको करके जाना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको बता दूँ, आप जूती पहन कर ना जाएं और लड़के जूता पहन कर ना जाएं। शिक्षण अधिगमन क्रिया के दौरान की जाने वाली गतिविधियां क्या कहलाती हैं? चलिए तो यहां पे इसका आंसर कहते हैं अंत क्रिया कहलाती है। क्या कहते हैं? अंतर क्रिया कहलाती है। पाठ्य योजना होनी चाहिए कठोर, लचीली, साधारण और परिवर्तनीय। तो कैसी होनी चाहिए? तो लचीली होनी चाहिए। किसी पाठ के शिक्षण अधिगमन के वर्णन को लिखित रूप से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? साधारण पाठ योजना कहलाता है। एक पाठ योजना के कितने स्पष्ट चरण होते हैं? तो एक पाठ योजना के कितने स्पष्ट चरण होते हैं? तो यहाँ पे 3 चरण होते हैं। पाठ योजना किसे कहते हैं? तो पाठ योजना दैनिक योजना को, यानी कि आप कितने कितने समय में क्या करना चाहते हैं उन चीजों को कहते हैं। शिक्षण क्रियाओं की प्रकृति के आधार पर उप इकाई के शिक्षण में कितने कालांशों को आवश्यकता होती है? तो टोटल 2 या 3 कालांशों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। साधारण एक उप इकाई का शिक्षण कितने मिनट की अवधि में किया जाता है? तो टोटल किया जाता है 30 से 40 मिनट की अवधि में। अधिगमन वातावरण का निर्माण करना चाहिए, किस लिए? तो पिछड़े वातावरण, पिछड़े विद्यालयों के लिए, जो पिछड़े हैं उनके विद्यालयों के लिए उनको अच्छा बनाना चाहिए।
विद्यालयों में ब्रिज कोर्स किस प्रकार पर बच्चों के लिए चलाए जाते हैं? तो विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स का आयोजन किया जाता है। संयोगात्मक अधिगमन के लाभ क्या क्या हैं? तो इसके क्या क्या लाभ हैं? तो इसके हैं इसमें से सारे लाभ, जैसे कि विभिन्नताओं का समारोह, अंतर व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व के भिन्नताओं की स्वीकृति। यानी कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं बहुत जगह। मैं आप ही को समझा रही हूँ, यूट्यूब पर मेरे टोटल मतलब 18,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो क्या मुझे 18,000 बच्चे क्या मुझे समझ पाते हैं? बिल्कुल नहीं। जरूरी तो नहीं ना कि हर बच्चा आपसे समझ ही हो, संतुष्ट ही हो, तो उसी तरीके से जरूरी नहीं है कि समझ पाए, इसलिए जितने समझ पाए उतने काफ़ी हैं, काफ़ी नहीं। और जो नहीं समझ पाए उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको पिक्चर के फॉर्म में बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे देखिए, कौन सा अधिगमन सहकारी अधिगमन उपागम अधिक सामान्यीकृत उपागम है? बहुत ही ज़्यादा हिंदी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए सहयोगात्मक, बस इतना कहिए, सहयोग करने वाली जो अवधि होती है उसे अधिगमन कहते हैं। सहकारी अधिगमन मॉडल का विकास किन अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे किनकी शैक्षणिक उपलब्धि के लिए, विभिन्नता की स्वीकृति के लिए, सामाजिक कौशल के विकास के लिए, सभी के लिए किया जाता है, यानी कि टोटल होगा। अधिगम केंद्रीय शिक्षा में विद्यार्थियों को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। सत्य असत्य क्या होगा? तो बिल्कुल सत्य है ये बिल्कुल केंद्रीय शिक्षा जो होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। सहकारी अधिगमन मॉडल के तत्व क्या क्या है? तो क्या क्या है? तो उपयुक्त सभी है, व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, सामाजिक कौशल है, सकारात्मक अंतर्निर्भरता, सभी हैं। विद्यार्थी केंद्रित उपागमों को अपनाने के लिए अपने आप को कक्षा में विद्यार्थियों को किन पहलुओं को समझना आवश्यक है? तो जाहिर सी बात है कि अधिगम के तरीके हैं, व्यक्तित्व को समझने की मानसिक योग्यता, कितनी मेरी कैपेसिटी है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे। जब आप आगमन विधि द्वारा शिक्षण करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, बताइए कैसे? तो विशेष से हम सामान्य की ओर बढ़ते हैं, तभी हम बच्चों को जान पाएंगे कि बच्चों में क्या कमी है, क्या मुझ में और पढ़ाने की जरूरत है या बताने की जरूरत है उन लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सी समूह अधिगमन की मुख्य विशेषता है? तो यह विद्यार्थियों में रचनात्मक चिंतन का विकास करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी अधिगमन सामग्री की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि महंगा चीज अच्छा ही होता है। तो चलिए इसी के साथ टोटल आपके 120 क्वेश्चन हुआ। आई होप कि आपने मेरे सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया होगा तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस देखिए और एग्जाम में फर्स्ट होइए, यानी कि 70+ मार्क्स लाइए, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो।